नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आज जानते हैं इल्यूमिनेशन की डिजाइन प्रैक्टिसेस के बारे में और समझते हैं एक अच्छे इल्यूमिनेशंस के लिए कौन से कारक फैक्टर्स इंपॉर्टेंस है और इल्यूमिनेशन का लेवल, इल्यूमिनेशन की यूनिफॉर्मिटी, इल्यूमिनेशन के दौरान ग्लेयर पे कंट्रोल, शेडो की महत्ता, एक लाइट की कलर रेंडरिंग इंडेक्स, लाइट सोर्सेज की हाइट और स्पेस की डिजाइन, इन सभी के बारे में जानकारी करते हैं और समझते हैं मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग डिजाइन की क्या प्रैक्टिसेस हैं। शुरू करते हैं। एक अच्छी तरह से बनाई गई प्रकाश संयोजन योजना वो है जो कार्य क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा में प्रदीपन इल्यूमिनेशन की मात्रा को उपलब्ध कराए। कार्य क्षेत्र पर प्रकाश का जो वितरण है वो समरूप होना चाहिए और उसमें प्रदीपन के स्तरों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए। प्रकाश स्रोत उपयुक्त रंग का प्रकाश उत्सर्जित करे और उसमें सभी प्रकार के रंगों को उभारने, कलर को रेंडर करने की गुण होने चाहिए। प्रकाश स्रोत की प्रकाश व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चोंद, ग्लेयर नहीं होनी चाहिए और परेशानी के कारण बनने वाले कठोर शेडोज, छायाएं भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी लाइटिंग परिसर में जो स्थापत्य है, आर्किटेक्चर महत्ता है, उसे उभारने, इनहेंस करने का काम करना चाहिए और प्रकाश की मदद से वातावरण और अवसर के अनुरूप माहौल बनाने का काम होना चाहिए। एक अच्छी लाइटिंग कार्य के लिए जरूरी उत्प्रेरणा प्रदान करती है और कार्य के दौरान जो आराम के एहसास हैं उन्हें प्रदान करती है। एक सही प्रकार की लाइटिंग को कार्य की सभी व्यवहारगत आवश्यकताओं को तो पूरा करना ही करना है, उसमें एक सौंदर्यता का एस्थेटिक इफेक्ट भी पैदा करने का गुण होना चाहिए। हम प्रकाश की मदद से कार्यों में प्रदर्शन को सुधार सकते हैं। किसी भी परिसर भाग की बनावट, अपीयरेंस बेहतर बनाई जा सकती है और प्रकाश व्यवस्था में जो लोग आ रहे हैं उन सब पे साइकोलॉजिकली सकारात्मक असर प्रकाश की मदद से डाले जा सकते हैं। एक प्रकाश स्रोत को छोटे आकार का, सहज लगाने योग्य होना चाहिए। वो किसी भी प्रकार की चोंद से मुक्त, ग्लेयर फ्री होना चाहिए और उसकी लागतें भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो कॉस्ट में इकोनॉमिक होना चाहिए और एक आधुनिक प्रकाश स्रोत को प्रकाश उत्पन्न करते हुए विद्युत शक्ति का व्यय कम करना चाहिए। उसका जो प्रकाश उत्पादन है वो ज्यादा ऊर्जा कुशल होना चाहिए और उसकी उपयोगी लाइफ भी, कार्य करने की क्षमता भी अधिक लंबे समय तक होनी चाहिए। एक बेहतरीन प्रकाश संयोजन व्यवस्था बनाने के लिए अनेक कारकों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और जो फैक्टर लाइटिंग डिजाइन में ध्यान रखे जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं, उनमें एक प्रदीपन का स्तर, इल्यूमिनेशन लेवल है। दूसरा, प्रकाश के वितरण का समरूप होना, यूनिफॉर्मिटी ऑफ इल्यूमिनेशन है। प्रकाश किस रंग का है, उसमें कलर को उभारने की क्या क्षमता है, कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या है, उसे भी महत्ता दी जाती है। प्रकाश सही मात्रा में शेडो इफेक्ट बनाए, शेडो कठोर और कष्टकारी ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है और सभी प्रकार की चोंद, ग्लेयर पूरी तरह से नियंत्रित होनी चाहिए और प्रकाश स्रोत किन ऊंचाइयों पे और किन दूरियों पे लगने हैं, ये भी एक प्रकाश संयोजन व्यवस्था में महत्वपूर्ण कारक है। प्रकाश संयोजन योजना में सबसे महत्वपूर्ण प्रदीपन का स्तर, इल्यूमिनेशन लेवल है। जो प्रदीपन है वो देखे जाने वाली वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स पर जरूरी चमक पैदा करता है ताकि उनके पूरे विस्तार को ठीक तरीके से अनुभव किया जा सके। हम कार्य की प्रकृति या किए जाने वाले कार्यों के अनुसार पर्याप्त और सही प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे अगर बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म कार्य हों, जैसे किसी ऑपरेशन थिएटर में शल्य क्रिया हो या छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की पीसीबी पे असेंबली हो या फिर किसी भी निर्मित कार्य का अंतिम क्वालिटी इंस्पेक्शन हो, ये सभी कार्य बहुत अधिक इल्यूमिनेशन की आवश्यकता महसूस करते हैं ताकि हमें कार्य की गुणवत्ता भी प्राप्त हो और हमारी उत्पादकता भी बढ़ाई जा सके। और इन सभी कार्यों में 1000 लक्स, 1000 ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर जैसा प्रदीपन का स्तर रखना जरूरी होगा। वहीं जो साधारण प्रकार के कार्य हैं, जैसे किसी सामग्री का स्टोरेज हुआ, गैरेज के कार्य हुए, बरामदों में चलने का कार्य हुआ, वहां हमें हल्का प्रदीपन स्तर भी पर्याप्त रहेगा और 50 लक्स
लक्स का जो लेवल है वो भी इन कार्यों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक घरेलू परिस्थिति में अलग अलग वातावरणों में कितना प्रदीपन का स्तर लक्स में चाहिए वो हम समझ सकते हैं। जो हमारे हॉल के आने जाने के रास्ते हैं, कॉरिडोर है, वरांडा है, वहां 50 से 100 लक्स अच्छा माना जाता है। वहीं लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, यहाँ भी हमें बहुत ज्यादा प्रकाश की व्यवस्था की जरूरत नहीं है और 100 से 200 लक्स के बीच में प्रदीपन का स्तर लिविंग रूम में टीवी देखते समय या डाइनिंग रूम में खाना खाते समय पर्याप्त माना जाएगा। वहीं बाथरूम या बेडरूम में हल्की 200 से 300 लक्स जैसी लाइट पर्याप्त रहेगी। लेकिन किचन के जो कार्य सामान्य प्रकार के हैं वहां हमें 200 से 500 लक्स, और जो लगातार प्रिपरेशन या कुकिंग के कार्य हैं वहां 500 से 1000 लक्स जैसी लाइटिंग की जरूरत हो सकती है। तो एक घर में किचन सबसे ज्यादा प्रकाश आवश्यकता जैसा स्थान हो सकता है, और घर में जहां लगातार पढ़ने और लिखने का काम करना हो, स्टडी टेबल है, वहां पे भी हमें 500 से 1000 लक्स जैसा लेवल चाहिए। आमतौर पे इस तरह की रीडिंग या राइटिंग टेबल के ऊपर हम टास्क लाइटिंग कर देते हैं, लेकिन किचन में हमें इन जनरल 300 या 400 लक्स की जनरल लाइटिंग के साथ टास्क ओरिएंटेड 500 से 1000 लक्स की लाइटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं जो लॉन्ड्री है, गैरेज है, कोई दूसरे कार्य हैं या कहीं एक्सरसाइज या रिक्रिएशन जैसी एक्टिविटी है, तो वहां हम 200 से 300 लक्स के इल्यूमिनेशन लेवल पर काम कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि अगर छोटे आकार की वस्तुओं पे काम करना हो, जॉब छोटे साइज का हो, लंबे समय काल के लिए कार्य को जारी रखना हो या कार्य में गतियां भी शामिल हैं, तो हमें अधिक इल्यूमिनेशन की आवश्यकता है। एक बात और ध्यान रखने की है कि एक स्रोत से जितना ल्यूमन फ्लक्स उत्सर्जित होता है वो सारा कार्यस्थल पर नहीं पहुंचता है, और हमें स्थल के उपयोगिता गुणांक के अनुसार गणनाएं करनी होगी। इसी तरह से एक नई लाइट सोर्स जितना प्रकाश उत्सर्जन करता है ल्यूमन में, उतना ल्यूमन वो समय के साथ जब उसमें दक्षताओं में कमी आती है और ल्यूमिनरीज के ऊपर रेत, गर्त वगैरह का डिपोजिशन हो जाता है, तो हमें कुछ इल्यूमिनेशन स्रोत से कम प्राप्त होता है। इसीलिए जो किसी स्रोत का इनिशियल और टोटल इल्यूमिनेशन हमें प्राप्त हो रहा है उसे मेंटेनेंस फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर से जब गुणा कर देंगे तो वास्तव में हम कार्यस्थल पर क्या इल्यूमिनेशन पा रहे हैं वो प्राप्त हो जाएगा। अच्छे प्रकाश संयोजन में रोशनी या प्रदीपन का समरूप वितरण, यूनिफॉर्मिटी ऑफ इल्यूमिनेशन भी महत्वपूर्ण है। यदि दृष्टि क्षेत्र में रोशनी या प्रदीपन के स्तर में तेज उतार चढ़ाव होते हैं तो हमारी आंखें स्वचालित तरीके से स्वयं को समायोजित करती हैं, और जब कहीं रोशनी बहुत अधिक और कहीं रोशनी कम हो, इल्यूमिनेशन के लेवल में, प्रदीपन के स्तर में बहुत ज्यादा अंतर बहुत नजदीक की स्थितियों में आता है, तो हमारी पलकें और पुतलियां लगातार अपनी स्थिति को जब बदलते हैं तो इससे आंखों में थकान महसूस होती है और व्यक्ति जो उस तरह की लाइट में काम कर रहा है उसकी उत्पादकता घट जाती है। अगर हमने विशेष कार्यों के लिए कोई अधिक प्रदीपन की टास्क लाइटिंग की है और उसके साथ सामान्य जनरल लाइटिंग बहुत ज्यादा अंतर वाली है, तो ऐसा प्रकाश संयोजन एक अकेलेपन की अनुभूति देता है, वो एक दुख या ग्लूम की परिस्थितियां बनाता है और वो दोस्ताना भावों को बढ़ने नहीं देता है। अगर हमें किसी विशेष कार्य के लिए अधिक प्रदीपन स्तर की आवश्यकता है तो जो लाइटिंग स्कीम है वो इस तरह से संयोजित की जाती है कि वो चारों तरफ वातावरण में एक सामंजस्यपूर्ण हार्मोनियस चमक का वितरण करे, और किसी विशेष कार्य के लिए जो टास्क लाइटिंग है और सराउंडिंग में जो जनरल लाइटिंग है उसमें 3:1 से अधिक का अनुपात नहीं होना चाहिए। अगर इनडायरेक्ट लाइटिंग के तहत अगर दीवारों और छत पे रोशनी डाल के और परावर्तित प्रकाश से अगर लाइटिंग व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं तो वो किसी भी कक्ष को ज्यादा खुला हुआ और ज्यादा आकर्षक अनुभूति देगा, और इससे हमारी दृश्य गुणवत्ता में भारी सुधार होगा। किसी कक्ष में छत पर प्रदीपन और दीवारों पर प्रदीपन देकर अगर रोशनी व्यवस्था की जाती है तो वो एक खुशनुमा माहौल बनाती है। हमें छत पर 30 लक्स और दीवार पर 50 लक्स का प्रदीपन स्तर ऐसे खुशनुमा माहौल के लिए बनाना चाहिए, और अगर यही प्रकाश संयोजन किसी कार्यालय, अध्ययन कक्ष या हॉस्पिटल में हो तो छत और दीवारों पे रोशनी का स्तर थोड़ा अधिक लिया जा सकता है। जब हम किसी कार्य विशेष के लिए टास्क लाइटिंग अधिक इल्यूमिनेशन की करते हैं, जैसे यहाँ स्टडी टेबल पे रीडिंग के लिए हमें इल्यूमिनेशन का लेवल 500 लक्स से 600 लक्स चाहिए, तो सराउंडिंग में इल्यूमिनेशन का स्तर इससे कुछ कम, एक स्तर कम, अगर स्टडी टेबल पे 500 लक्स है तो सराउंडिंग में 250 लक्स तक लिया जा सकता है। टास्क लाइटिंग और जनरल लाइटिंग के बीच में जो अनुपात है वो 3:1 से अधिक नहीं होना
होना चाहिए। प्रकाश संयोजन में स्रोत का रंग बहुत महत्वपूर्ण है। किसी सतह का रंग क्या अनुभव होगा वो पूरी तरह से आपतित प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। एक आंतरिक सज्जा की जो लाइटिंग है उसकी सामान्य कंपोजिशन ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी वस्तु के रंग जो उसके प्राकृतिक रंग है उसके जैसे ही अनुभव हो। किसी प्रकाश स्रोत की रंग उभारने की जो दक्षता है वो 8 परीक्षण के जो रंग है R1 से लेके R8 तक, जो लाइट ग्रेइश रेड है या ग्रेइश येलो है या स्ट्रॉन्ग येलो ग्रीन है या मॉडरेट येलो ग्रीन है या लाइट ब्लूइश ग्रीन है या लाइट ब्लू है या लाइट वॉयलेट है या लाइट रेडिश पर्पल है, इन R1 से लेके R8 तक के रंगों को अगर कोई प्रकाश सही तरीके से उभार देता है तो हम कहते हैं कि उस प्रकाश की कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टीज अच्छी है। किसी वस्तु के रंगों को समझने में आपतित प्रकाश का क्या असर है उसे हम कलर रेंडरिंग इंडेक्स CRI से मापन करते हैं। और अगर CRI 100 हो, जैसा कि एक तप्त तंतु लैंप, इनकंडेंस बल्ब या हमारे जो मेटल हैलाइड के हेलोजन लैंप हैं उनमें कलर सभी तरह के प्रकट करने के गुण हैं और उनका जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स है RA वो 100 माना जाता है। और जब RA 80 से ज्यादा हो तो सभी रंग जो R1 से लेके R8 हैं वो बहुत बेहतर तरीके से हमें दिखाई देते हैं। और जब कलर रेंडरिंग इंडेक्स 80 से कम हो जाए उस स्थिति में वस्तु के रंग प्राकृतिक नहीं दिखते और वो भिन्नता ले लेते हैं। तो जब हमें आंतरिक कक्षों में प्रकाश संयोजन करना हो तो ऐसे प्रकाश स्रोत इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका कलर रेंडरिंग इंडेक्स 80 से अधिक हो। जो हमारी अच्छी क्वालिटी की व्हाइट लाइट LEDs हैं उनमें कलर रेंडरिंग इंडेक्स 80 से अधिक है और जो पुराने जमाने के तप्त तंतु लैंप हैं या मेटल हैलाइड लैंप्स हैं उनका भी कलर रेंडरिंग इंडेक्स अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे उपयोग भी हो सकते हैं जैसे सड़कों पे लाइटिंग है, आउटडोर लाइटिंग है, जहां प्रकाश का रंग प्रकट करने का गुण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए हम सबसे अधिक दृश्य संवेदनशीलता रखने वाला येलो ग्रीन लाइट का 5500 एंगस्ट्रॉम वाला प्रकाश उत्सर्जन करने वाला जो सोडियम का वेपर लैंप है, डिस्चार्ज लैंप है, उसका इस्तेमाल आउटडोर स्ट्रीट लाइटिंग पे करते हैं। और ऐसे सोडियम डिस्चार्ज लैंप निश्चित रूप से हल्का रंग उभारने में परिवर्तन कर देते हैं। इसीलिए चौराहों और दूसरी जगहों पर हम सोडियम डिस्चार्ज लैंप की बजाय व्हाइट LED या मरकरी वेपर लैंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रकाश व्यवस्थाओं के संयोजन में छाया शैडो भी महत्वपूर्ण है। अगर प्रकाश स्रोत छोटे आकार की तीक्ष्ण अधिक तीव्रता का प्रकाश विकिरण करता है तो वो लंबी और कठोर छाया शैडो बनाएगा और ऐसी हार्ड शैडो आंखों को देखते समय बहुत ज्यादा असुविधाजनक होती है। अगर एक विशाल आकार के प्रकाश स्रोत से चारों तरफ अभिलंब वस्तुओं पर प्रकाश डाला जाए तो इस तरह की छाया के बगैर जो लाइट है उसमें वस्तुएं फ्लैट और बिना रुचि की महसूस होंगी। वस्तुओं के जो उभार हैं वो खत्म हो जाएंगे और हम किसी वस्तु की आकृति के बारे में सही जजमेंट भी नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी लाइटिंग के लिए जरूरी है कि वो हल्के सॉफ्ट शैडो, हल्की छाओं को उत्पन्न करे ताकि हमें वस्तुओं की गोलाई या किनारों के बारे में, उनकी शेप के बारे में अनुभूति ठीक से हो सके और हम वस्तुओं को ठीक तरह से पहचान कर सकें। हम एक अच्छी लाइटिंग की मदद से कक्ष में जिन वस्तुओं पे हमें ज्यादा ध्यान आकर्षित करना हो वहां अधिक ध्यान भी इस तरह के निर्धारित किए गए शैडो और छाओं से उत्पन्न कर सकते हैं। जब हम एक फ्लैट शीट पर ड्राइंग वर्क कर रहे हो या ऑपरेशन थिएटर में कोई शल्य क्रिया करनी हो तो वहां हमें शैडोलेस लाइटिंग की आवश्यकता रहती है जो बिना कंट्रास्ट के सभी तरफ से एक समान प्रकाश की उच्च इल्यूमिनेशन लेवल को मेंटेन रखती है और हमें अपने कार्य अनुसार प्रकाश उत्पन्न करके कार्य की गुणवत्ता और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। अगर दृष्टि रेखा पर प्रकाश की तीव्र चमक आ जाती है तो इससे ग्लेयर या चौंध उत्पन्न होती है और ऐसी स्थितियों में आंखों का रेटिना अपने बचाव के लिए पुतलियां और पलकों को सिकोड़ लेता है ताकि कम मात्रा में प्रकाश आंखों में प्रवेश करे और इससे हमारे वस्तुओं को देखने के जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो घट जाते हैं। ये हमारे लिए असुविधाजनक चिड़चिड़ापन पैदा करने वाली और देखने की प्रक्रिया में एक गंभीर बाधा है और इससे हमें कार्य करते समय आंखों में भारी थकान की अनुभूति होती है। ग्लेयर के दौरान व्यक्ति की कार्य क्षेत्र में ध्यान भंग होता है और इसके कारण दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं और किसी भी प्रकार की वेस्टेज और गलतियां
हो सकती हैं। एक डायरेक्ट ग्लेयर, एक तीव्रता अधिक चमक वाले स्रोत का बिना किसी ग्लेयर कंट्रोल के सीधा आंखों के रास्ते में दृष्टि क्षेत्र में आ जाना है और इसका कारण प्रकाश स्रोत और कार्यस्थल के बीच में गलत स्थितियों का निर्धारण हो सकता है। एक रिफ्लेक्टेड ग्लेयर परावर्तन के बाद चौंध की स्थितियां तब आती हैं जब आपतित प्रकाश एक अच्छे परावर्तक पृष्ठ पर गिर के और हमारी दृष्टि रेखा में आ जाता है और चमकदार चमकीले परावर्तक सतह जो कार्य के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं वो एक रिफ्लेक्टेड ग्लेयर के कारण हो सकते हैं। ग्लेयर और चौंध को नियंत्रित किया जा सकता है अगर हम प्रकाश स्रोत को दृश्य रेखा से परे लगाएं और दीवारों पे लगाते समय अगर प्रकाश स्रोत की ऊंचाई सतह से 7 फुट से ऊपर हो या हम सीढ़ियों पे प्रकाश स्रोत को दीवारों पे नीचे की स्थितियों पे लगाएं तो ग्लेयर को रोका जा सकता है अगर हम लाइट में इनडायरेक्ट लाइटिंग की परसेंटेज को बढ़ा दें, लाइट सोर्स का एरिया बड़ा ले लें और उसकी पोजीशनिंग सही जगह पे कर दें। और आजकल ऐसे एंटी ग्लेयर शील्ड्स आती हैं, उन्हें अगर हम प्रकाश स्रोत पे लगा देते हैं तो वो ग्लेयर को नियंत्रित कर देगी। एक प्रकाश संयोजन व्यवस्था में कार्यस्थल पर चौंध या ग्लेयर को रोकने के लिए हम लाइटिंग जो एक्सेसरीज हैं, सोर्सेज हैं, उन्हें दृश्य रेखा से परे लगा सकते हैं। उन्हें अधिक सतह क्षेत्रफल का लेके उन पर सही प्रकार के रिफ्लेक्टर और डिफ्यूजर लगा के उनके इल्यूमिनेशन लेवल को कार्यस्थल पर घटा के और कार्यस्थल और प्रकाश स्रोत की लुमिनरीज की सही स्थापना करके हम चौंध को काफी हद तक कम कर सकते हैं और टास्क लाइटिंग के साथ दूसरी जनरल लाइटिंग की सही व्यवस्था करके कार्यस्थल पर मैट फिनिश के सरफेसेस यूज करके और अगर हम डे लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सूर्य के तीव्र प्रकाश से बचाव के लिए हम खिड़कियों पे इस तरह के ब्लाइंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और सूर्य की रोशनी की तीव्रता के अनुसार इन ब्लाइंड्स की ओपनिंग को मैनुअली या ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर किसी कक्ष में बड़े कार्य क्षेत्रफल पर हमें प्रकाश की व्यवस्था या प्रदीपन करना हो तो एक डायरेक्ट लाइटिंग की संयोजन में प्रकाश स्रोत को छत के बिल्कुल नजदीक या छत के ऊपर ही लगाना चाहिए ताकि हमें कार्यस्थल से स्रोत की अच्छी ऊंचाई प्राप्त हो जाए और स्रोत का प्रकाश अधिक क्षेत्रफल पे फैलाव ले सके। वहीं एक अच्छी इनडायरेक्ट लाइटिंग के लिए प्रकाश स्रोत को छत से काफी नीचे पर्याप्त दूरी पे स्थापित करना चाहिए ताकि स्रोत की लाइट छत पर अधिक सतह क्षेत्रफल पर गिरकर ज्यादा मात्रा में परावर्तित होकर कार्यस्थल पे ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो सके और हम पूरी छत पर समरूप इल्यूमिनेशन प्राप्त करके अच्छे परावर्तन से बढ़िया दक्षता के साथ इल्यूमिनेशन को कार्यस्थल पर भी प्राप्त कर सकें। संपूर्ण कार्यस्थल के क्षेत्रफल पे एक समरूप प्रदीपन के लिए, इल्यूमिनेशन और रोशनी के लिए प्रकाश स्रोत की ऊंचाई के साथ उनके बीच में क्षैतिज दूरियां भी महत्वपूर्ण हैं और सही प्रकार की दूरियां रखकर हम पूरे कार्यस्थल पर समरूप रोशनी पैदा करके तुलनात्मक रूप से जो अंधेरे वाले स्थल हैं उन्हें खत्म कर सकते हैं। एक इंटीरियर लाइटिंग में खुशनुमा सुविधाजनक रोशनी के लिए स्पेस और हाइट का रेशो 1 से 2 के बीच में रखना चाहिए, अर्थात जितनी हाइट है उतनी या उससे 2 गुनी स्पेसिंग लाइट सोर्सेज के बीच में रखी जा सकती है। स्ट्रीट लाइट्स में नंबर ऑफ लैंप पोस्ट को कम करने के लिए हम न केवल लैंप की हाइट अधिक लेते हैं बल्कि स्पेस हाइट रेशो को भी कुछ अधिक लेते हैं। एक लाइटिंग डिजाइन में सराउंडिंग जो सीलिंग और वॉल है, छत और दीवारें हैं, उनका रंग भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं दीवारों और छतों पर स्रोत का प्रकाश जब इनडायरेक्ट लाइटिंग में हम गिराएंगे तो परावर्तित होकर वो कार्यस्थल पर पहुंचेगा। अगर हल्के सफेद और दूसरे रंगों के साथ हमारी छत और दीवार हो तो वो अधिक मात्रा में प्रकाश को परावर्तित करेगी और गहरे और रंगीन दीवारें इस कार्य को कम दक्षता से कर पाएगी। इसलिए कार्यस्थल पर दीवारों और छतों में रंग कैसे हैं वो भी हमारी प्रकाश संयोजन व्यवस्था में महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं। एक अच्छी लाइटिंग एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी स्थितियां हैं जिसमें हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से और जो जरूरी भिन्नता है उनके साथ पहचान कर सकें और एक अच्छी लाइटिंग आंतरिक सज्जा में जो महत्वपूर्ण घटक हैं उनको भी उभार दे सके। एक अच्छी लाइट व्यवस्था में प्रकाश का जो
रोशनी का वितरण है, इल्यूमिनेशन का लेवल है, वो पर्याप्त और लगभग एक समान होना चाहिए। प्रकाश में तीव्रताएं ग्लेयर ना पैदा करें, उसमें सॉफ्टनेस होनी चाहिए, वो पूरी तरह से डिफ्यूज प्रकाश मिनिमम चौंध बनाता हुआ होना चाहिए। प्रकाश स्रोत का रंग जितना हो सके डे लाइट या येलो के समीप होना चाहिए ताकि उसका कलर रेंडरिंग इंडेक्स बेहतर रहे और वो हर हालत में 80 से अधिक कलर रेंडरिंग इंडेक्स RA की वैल्यू को रखना चाहिए। एक प्रकाश स्रोत को स्थापित करते हुए वो हमारी दृष्टि रेखा के अंदर नहीं आए, इसलिए उसकी स्थिति फ्लोर लेवल से कम 7 फुट अधिक या दृष्टि रेखा से परे होनी चाहिए। इनडायरेक्ट लाइटिंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ग्लेयर जैसी समस्या से बचा जा सकता है। हम ग्लेयर को रोकने के लिए जो प्रकाश स्रोत की आंतरिक चमक है उसे घटा सकते हैं और उसके लिए लुमिनरीज के तौर पे जो विसरित करने वाले ग्लासवेयर्स हैं, डिफ्यूज ग्लासवेयर, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सही प्रकार के रिफ्लेक्टर लगा सकते हैं और जब हम किसी विशेष कार्य के लिए अधिक प्रदीपन, इल्यूमिनेशन और रोशनी की जरूरत महसूस करते हैं, टास्क लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके समीप जनरल लाइटिंग भी इस तरह की रखनी चाहिए कि हमारी प्रकाश की प्रदीपन स्तर में समरूपता बनी रहे और किसी भी कारण से जनरल लाइटिंग का इल्यूमिनेशन लेवल टास्क लाइटिंग से 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। हमारी लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो कठोर और लंबे शैडो, छाएं ना बनाए, उसमें तेज उतार चढ़ाव नहीं हो, समरूपता हो, सॉफ्टनेस हो और वो सॉफ्ट शैडो इस तरह के बनाए जिसमें वस्तुओं के आकार और किनारों की अनुभूति स्पष्ट तरीके से हो सके। और सबसे बेहतरीन बात, हमारे आंतरिक वातावरण की स्टाइल, शेप और फिनिश के अनुसार लाइट सोर्स की मैचिंग होनी चाहिए ताकि वो स्थापत्य के और सौंदर्यता के जो हमारे सभी एस्पेक्ट्स हैं उन्हें भी ठीक तरीके से उभार सके। इन दिनों जब विद्युत ऊर्जा की लागतों में भारी वृद्धि हो रही है और पर्यावरण संरक्षण की भी चेतना जागृत है, तो ऐसी स्थितियों में आधुनिक इल्यूमिनेशन, रोशनी की अभिकल्पनाओं में ऊर्जा की खपत है उसे घटाने पर भी विशेष जोर है। और ऐसी डिजाइन के लिए हमें जो सूर्य की प्राकृतिक दिन की रोशनी है उसका अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए ताकि दिन के समय में हमें कृत्रिम रूप से अतिरिक्त रोशनी की आवश्यकताएं ना करनी पड़े। हमें सभी दीवारों पे और छतों पे सफेद या हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए जो ज्यादा बेहतर परावर्तक सतहों के तौर पे हमारी कार्यस्थल पर रोशनियों की मात्रा, ज्योतिर्मय फ्लक्स की मात्रा बना सके। अगर हमें सामान्य से अधिक प्रदीपन का स्तर चाहिए तो वहां विशेष तौर से कार्य के स्थल पर टास्क लाइट का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य जनरल लाइटिंग का जो स्तर है वो उस टास्क लाइट से एक कम भी रखकर कुल जो ल्यूमन बनाने हैं उनकी मात्राओं को घटाया जा सकता है। हमें लाइटिंग की जो व्यवस्था है उसे ज्यादा सेंसिबल नियंत्रण प्रणालियों की मदद से, जिसमें समय के अनुसार कार्य करने वाले टाइमर हो गए, व्यक्तियों की संख्या पर निगरानी रखने वाले ऑक्यूपेंसी सेंसर हो गए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जब जरूरत नहीं हो उस समय हम लाइटिंग की मात्राओं को कम या बंद कर सकें। सभी नए प्रकाश स्रोत के रूप में ऊर्जा दक्ष जो स्टार रेटिंग के हमारे लाइट सोर्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए और आधुनिक जो स्टार रेटेड एनर्जी एफिशिएंट LED लैंप्स और फिक्सचर्स हैं वो निश्चित रूप से ऊर्जा खपत में भारी कटौतियां करने में सक्षम हो गए हैं। हमें इस तरह की लुमिनरीज और लाइटिंग सॉल्यूशंस इस्तेमाल करने चाहिए जो हमारी आवश्यकता के अनुरूप हों और विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार ही हमें लुमिनरीज और लाइटिंग सॉल्यूशन के चयन करने चाहिए ताकि हमारी टोटल एनर्जी कंजम्पशन है उसमें कमी रखी जा सके। उम्मीद है रोशनी इल्यूमिनेशन में डिजाइन प्रैक्टिसेस की हमारी इस लर्निंग वीडियो से यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आर्किटेक्चर में बिल्डिंग सर्विसेज और इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन और इंस्टॉलेशन के स्टूडेंट्स को इल्यूमिनेशन लेवल, प्रदीपन की समरूपता, प्रकाश के रंग उभारने की क्षमता, शेडो की महत्ता, ग्लेयर का नियंत्रण और प्रकाश स्रोत की ऊंचाई और दूरियों के साथ हम किस तरह से एक बेहतरीन प्रकाश संयोजन व्यवस्था करते हैं उनकी समझ बेहतर बनी होगी। हमारी दूसरी प्लेलिस्ट की सभी वीडियो आपकी विषय समझ मजबूत करेगी और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन प्रेस करने से हमारी सारी नवीन कार्यों की भी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो फिर मिलते हैं एक नई सूचनाप्रद, परीक्षा उपयोगी लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।